नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मुकाबले की मुनादी हो चुकी है। जी, ये मुकाबला राष्ट्रपति पद को लेकर है। एक तरफ रामनाथ कोविंद तो दूसरी तरफ मीरा कुमार। 25 जुलाई को तय हो जाएगा कौन, लेकिन इस तय होने के बीच में किसी का पलड़ा भारी है, किसी का कमजोर है। लेकिन मसला इस वक्त इस मुकाबले से इतर हिंदुस्तान की राजनीति में खुद को टटोलने का वक्त आया है। जीते कौन, कोई भी जीते, लेकिन पहली बार क्या वाकई ऐसा लग रहा है जीतेगा कोई, देश हार जाएगा क्या? जात ही पूछो नेता की, यह लिखना पड़ रहा है आज। क्यों, किस रूप में? क्योंकि जाति अगर दलित शब्द के साथ बार बार उभारी जाए और इस देश में दलितों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती हुई नजर आए, वह भी सरकारी आंकड़ों में, तो आप क्या कहेंगे? एक बिहार की बेटी, दूसरे यूपी के बेटे, दलित बेटे। यह 21वीं सदी का सच है। आंकड़े डराने वाले हैं, या यह तस्वीर देश का ऐसा सच जिसके दायरे में पहली बार राष्ट्रपति पद भी आ चुका है? क्योंकि 2001 से 2015 तक के एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ही आंकड़े बतलाते हैं कि यूपी हो या बिहार, दलित उत्पीड़न कम हुआ नहीं। और पहली बार देश का राष्ट्रपति दलित ही होना चाहिए, इस पर सत्ता और विपक्ष ने यह कहते हुए हामी भर दी है कि राष्ट्रपति के तुम्हारे दलित उम्मीदवार से मेरा दलित उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है। और आंकड़ों का सच तो यह है कि 21वीं सदी में समूचे देश में दलित उत्पीड़न के कुल 5,02,145 मामले दर्ज हुए, जिसमें अव्वल और कोई राज्य नहीं बल्कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यूपी है, जो कानपुर से आते हैं। और इस दौर में 99,984 मामले दर्ज हुए। और संयोग देखिए, दूसरे नंबर पर बिहार में दलित उत्पीड़न के मामले हैं, जहां से मीरा कुमार आती है, और वहां 54,393 मामले दर्ज हुए। बावजूद इसके इस बार राष्ट्रपति या तो यूपी का ही होगा या बिहार का होगा, लेकिन होगा दलित ही। तो सवाल 3 है। पहला, क्या 16% दलित वोट बैंक की लड़ाई चल निकली है? क्या दलित राष्ट्रपति के जरिए सत्ता विपक्ष को हाशिए की फिक्र हो चली है? क्या राजनीति ने दलित राजनीति को सत्ता की चाबी मान लिया है? हो कुछ भी, लेकिन जब सवाल राजनीतिक बिसात के लिए दलित राष्ट्रपति का ही हो चला है, तो राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी उलझन बिहार के उन 2 नेताओं के सामने होगी जिनकी राजनीतिक जमीन बिहार में है। लेकिन संयोग से दोनों ने पहले ही यूपी के दलित उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। हमारे बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, और ये प्रसन्नता की बात है कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। दलित की राजनीति की बात करते हैं और कर दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं, और कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। नहीं, मान जाना चाहिए। जो नहीं मानेंगे वो दलित विरोधी माने जाएंगे। जी, जेडीयू के नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान अभी तक दलित उम्मीदवार की दुहाई दे रहे थे और खड़े हो गए थे रामनाथ कोविंद के साथ। लेकिन अब बिहार की दलित बेटी सामने है, तो ये दोनों नेता क्या करेंगे? और अगर सवाल विचारधारा का होगा तो वहां भी राजनीतिक गडमगड तो है ही, क्योंकि रामनाथ कोविंद संघ से जुड़े रहे हैं, यानी विचारधारा उसी आरएसएस की जिसका विरोध नीतीश पासवान अपनी राजनीतिक जरूरत के मद्देनजर लगातार करते रहे हैं। और दूसरी तरफ मीरा कुमार के पिता जगजीवन राम इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का साथ छोड़ जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी जिस इमरजेंसी के दाग का जिक्र बीजेपी करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है, तो जगजीवन राम ने तो उस कटघरे को भी तोड़ा था, और उस दायरे में वह कांग्रेस से दूर नजर आते हैं। यानी शुद्ध सियासी चालों के जरिए दलित राजनीति इस देश में उफान पर है, और राष्ट्रपति दलित होना चाहिए, इस पर इस देश के हर राजनीतिक दल की मुहर लग चुकी है। तो ऐसे में कौन दलित बेहतर होगा? दलित विचारक कंचन अलैया की भी सुन लीजिए। मेरे जैसा आदमी अगर वोट करना है, दोनों का एक ही सोशल लेवल पे है करना है, तो वुमन को करूंगा मैं, बिकॉज दलित वुमन आर मोर अप्रेस्ड इन दिस कंट्री। मुश्किल स्थिति है,
यकीनन इस देश में यह राजनीति जा किस दिशा में रही है। राष्ट्रपति पद भी उसके दायरे में आ जाएगा, वोट बैंक की सियासत होगी। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा बीजेपी ने एक वार रूम बनाया है। कौन किसके साथ खड़ा है जरा स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद कोई इधर से उधर फिसल ना जाए। यानी एनडीए को लगता है यहां से कोई पार्टी खिसक के उस दिशा में ना चली जाए जो विपक्ष के साथ खड़े तमाम राजनीतिक दल हैं। इसलिए बाकायदा दिल्ली में एक वार रूम बनाया गया है। हमारी संवाददाता रीमा वही आंकड़े भले ही एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन पार्टी ने 10 अकबर रोड, जहां पर की रामनाथ कोविंद का अस्थायी निवास बनाया गया है, बाकायदा एक वॉर रूम तैयार किया है, जहां पर पार्टी के एक्सपर्ट्स और आला नेता बैठकर पल पल बदलती रणनीति को अंतिम रूप देंगे और यहीं से कानूनी और सियासी पहलुओं पर भी रणनीतियां तैयार होंगी। यह सवाल हर जहन में होगा, राष्ट्रपति तो देश के होते हैं और अगर पार्टियां जिताने में लग गई है, पार्टियां हराने में लग गई है, तो राष्ट्रपति होंगे तो क्या वाकई किसी पक्ष में झुकेंगे? हिंदुस्तान में तो संविधान के मुताबिक ही राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। लेकिन बहरहाल वार रूम बना है, उससे आगे की स्थिति कहां आप सोचेंगे? हमें लगता है आज हर नेता की जात बता दी जाए। हर नेता का मतलब शायद मुखियाओं की फेरिस्त भी है, क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री की जात बताई जाए, जिस देश में राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जाति बताई जाए, मतलब क्या है उसका? हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर तो बीजेपी अध्यक्ष ने पहली बार देश के पीएम की जाति बताने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। और 2 बरस बाद जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया गया तो 3 बार दलित उम्मीदवार कहकर दलित राजनीति को उभारने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। तो क्या जाति जाने बगैर या बताए बगैर देश आगे बढ़ नहीं सकता, या फिर सत्ता के लिए जातीय राजनीति देश की जरूरत बन चुकी है? क्योंकि याद कीजिए, जिस प्रधानमंत्री की जाति को बताने में बीजेपी अध्यक्ष ने कोई कोताही नहीं बरती, वही प्रधानमंत्री एक चुनाव प्रचार के वक्त जातिगत राजनीति के ही खिलाफ रहे। जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अगड़े और पिछड़े की राजनीति भी बहुत हो चुकी। हर किसी ने अपनी दुकानें खोल करके जितना माल हड़प कर सकते थे कर लिया। एक ही रास्ता पकड़े, अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करें। तो सही है कौन, या कहें सही रास्ता है क्या? क्या जाति बताए बगैर सत्ता समीकरण फिट बैठते नहीं, या फिर देश के विकास के लिए अब जाति बताना ही जरूरी है, या फिर जाति के जरिए ही देश की असमानता छुप जाती है और वोट बैंक हावी हो जाता है? हो जो भी, जब देश के प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट, उनकी जाति ही महत्वपूर्ण बनाई जा रही है और लोहियावादियों और समाजवादियों की दुहाई देने वाले नेताओं की पूरी कतार ही जाति को देश का सच मानती है, तो फिर आज आपको यह भी जानना चाहिए कि देश के किस राज्य का मुखिया कौन सी जाति का है। मसलन जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती मुस्लिम है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पंजाबी खत्री है, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख जाट हैं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सीएम राजपूत हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ओबीसी से आते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह राजपूत हैं, ओडिशा के नवीन पटनायक ऊंची जाति से आते हैं, बंगाल की ममता बनर्जी ऊंची जाति से आती हैं, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ऊंची जाति से आते हैं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो कम्मा के हैं वह भी ऊंची जाति से आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ओबीसी हैं, तमिलनाडु के ई पलानीस्वामी ओबीसी हैं, केरल के सीएम विजयन ओबीसी हैं, इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऊंची जाति से आते हैं, झारखंड के सीएम रघुवर दास ओबीसी हैं, तो पुडुचेरी के सीएम नारायण स्वामी दलित हैं।
यानी जिस दलित को लेकर हंगामा मचा है उसका सच यही कि सिर्फ पुडुचेरी, जो कि केंद्र शासित राज्य है, देश की फहरिस्त में वहीं के सीएम सिर्फ दलित हैं। तो हो सकता है ये फहरिस्त बताते बताते आपको नॉर्थ ईस्ट के भी सीएम की फहरिस्त बता दी जाए कौन किस जाति का है, लेकिन इससे होगा क्या सीएम की जाति का होना वाकई लाभदायक होता है, जो बराबरी के सिस्टम के ना होने के साथ जाति वाले को महत्वपूर्ण बना देता है? मसलन यूपी में जब मुलायम से लेकर अखिलेश यादव की सत्ता रही तो कहा गया कि सत्ता का मतलब ही यूपी में यादव हो जाना है। तो क्या यही बात हर राज्य के सीएम की जाति के साथ भी जुड़ जाएगी? लेकिन मौजूदा वक्त में तो बात प्रेसिडेंट की हो रही है, वह भी देश के। तो देश के प्रेसिडेंट की जाति बताने के साथ क्या ये कहा जाए उसी जाति को लाभ होगा? अगर ऐसा है तो फिर एक नजर देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन, जो 1997 से 2002 तक थे, उस दौर में इस देश में दलित उत्पीड़न के आंकड़े एक बार फिर देख लीजिए। अच्छा, इस देश में किसानों की जाति नहीं पूछी गई, नहीं तो उसके आश्रय कम से कम वोट बैंक बन जाते। राजनेता ये सोचते जरूर होंगे, लेकिन याद कीजिए किसानों का आंदोलन मध्य प्रदेश में मंदसौर से शुरू हुआ। हमें लगा एक कैलेंडर आपको दिखलाएं। ये तारीख दर तारीख है, ऐसी तारीख जिसमें खुदकुशी कहीं हावी हो जाती है। जो हमारे संवाददाता बता रहे थे, आज इसकी खुदकुशी हो गई, कल उसकी खुदकुशी हो गई, होते होते संयोग ऐसा कि कल भी खुदकुशी हो गई। और ये फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है, किसकी सुनाएं, किसकी सुने। तहसील गए सो तहसील से आए के लगे बोल दिया तहसीलदारों ने कि तेरी जमीन है नहीं, तेरे पास तू क्यों परेशान हो रहा है कि तेरे पास जमीन नहीं है, के लगे कछु नहीं हो सके तेरे के लगे। तो के लगे लड़का बोला लड़का है इनका जी के लगे बेटा तुम और तेरी मैयों के लगे जहर खा के मरना पड़ेगी, अच्छा तुम यही जहर खा के मर जाओ, जो पैसे कर्जा कहाँ देंगे, जमीन भी चली। कितना कर्जा था? कितना? 10-12 लाख रुपए कर्जा लड़की और शादी में लिया। सवाल यही है कि हर राज्य के सीएम जब हम बता रहे थे तो जाति का जिक्र हो रहा था, और अब राज्यों में किसानों का जिक्र हो रहा है तो हमें कैलेंडर दिखाना पड़ रहा है। यह मध्य प्रदेश का कैलेंडर था, एक दूसरा कैलेंडर दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र का कैलेंडर है। आंदोलन से निकलकर खुदकुशी और फिर आंदोलन का यह कैलेंडर इसी महीने का है, जून का कैलेंडर, जहां तारीखें कम और खुदकुशी की तादाद कहीं ज्यादा। तो पहले इस कैलेंडर को समझ लीजिए। 1 जून को नासिक के किसान आंदोलन करते हुए सड़क पर उतरे और धीरे धीरे इस आंदोलन ने समूचे महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन आंदोलन का ग्राउंड जीरो बना नासिक का सच यही कि इस बरस यानी जनवरी से अभी तक 50 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। नासिक के 12 तालुकाओं का नाम लिखा है। कितने किसानों ने कहां खुदकुशी की, यह भी जिक्र है। और बीते 24 घंटों में 70 बरस के सुबादू भूखा पवार और 65 बरस की कंजारू पंजा ने भी खुदकुशी कर ली। जो कर्ज का बोझ उठा नहीं पाए तो खुदकुशी कर ली। और फडणवीस सरकार का खाद बीज के लिए तुरंत 10,000 रुपए देने का ऐलान भी सिर्फ ऐलान भर ही है। उसका साल तो हमको 10,000 रुपए अग्रिम देने का गवर्नमेंट ने वादा किया, लेकिन जीआर कुछ आया नहीं थे। तो हम बैंक में आते थे, वापस जाते थे। कर्मचारी और ऑफिसर बोल रहे कि अभी गवर्नमेंट का अभी हमारे पास जीआर पहुंचा नहीं। आज स्थिति ऐसी है कि भाई 10,000 रुपये मिले तो हमारा थोड़ा सा आनंद हुआ, लेकिन हमको किसानों को जल्दी से जल्दी कर्जा मिलने होना, क्योंकि 10,000 में कुछ भी नहीं होता। लेकिन आंदोलन के महीने यानी जून के महीने का सच तो यह भी है कि 50 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी पूरे महाराष्ट्र में की है, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र में 16 तो मराठवाड़ा में 19 और विदर्भ में 28 किसान जून के महीने में खुदकुशी कर चुके हैं। और इस कैलेंडर में आंदोलन की नई तारीख आज की है, यानी 22 जून। मुंबई से सटे ठाणे कल्याण से किसानों का गुस्सा निकला है। गुस्सा इसलिए क्योंकि हवाई अड्डे के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। हवाई अड्डा बना नहीं, किसानों की आमदनी खत्म हो गई। तो किसान गुस्से में है, और कितने गुस्से में ये तस्वीर दिखाती है। हम कल्याण के पास स्थित नेवाली गांव में हैं, जहां पर गांव वालों ने अभी एक रास्ता रोको किया। ये जमीन अधिग्रहण को लेकर ये रास्ता रोको किया गया, जो कि बाद में वायलेंट हो गया।
मुश्किल इतनी भर नहीं कि हर जगह आंदोलन हो रहा है, मुश्किल इतनी भर नहीं कि हर जगह खुदकुशी की खबर आती है। जरा सोचिए, जो खुदकुशी करता है और मरने से पहले जब वो पत्र लिखता है तो उस पत्र में क्या लिखता होगा। एक पत्र सागर से आया है। नाम गुलई कुर्मी, उम्र 48 बरस, पेशा किसानी, खुदकुशी की वजह साहूकार और बैंक। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र के बसाहारी गांव के किसान गुलई ने खुदकुशी से ठीक पहले कागज पर जो आड़ी तिरछी लकीरों के आसरे मौत का फंदा लगाने की वजह बताई। वो आजाद भारत में साहूकारी का ऐसा सच जो किसान को जीने नहीं देती और सरकारी बैंक मरने की दिशा में कदम उठवा ही देता है। जी, पत्र में साफ लिखा गया है, इस गांव के साहूकार शंकर उदनिया से 1 लाख रुपए कर्ज लिया, एवज में 2 एकड़ जमीन गिरवी रख दी, ब्याज समेत 2,50,000 रुपए लौटा भी दिए। लेकिन साहूकार शंकर ने जमीन तो नहीं लौटाई, उल्टे गुलई की जमीन को गलत दस्तावेज बनवाकर अपनी पत्नी के नाम करवा लिया। तो जमीन साहूकार ने हड़प ली, ट्रैक्टर बैंक उठाकर ले गया, क्योंकि सेंट्रल बैंक से कर्ज लेकर किसान गुलई ने खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदा और कर्ज लौटाने के लिए कुछ था नहीं, तो बैंक कर्मी नीलामी के लिए किसान के घर से ट्रैक्टर ही ले गए। थी ना, दिलाने 1 लाख लाई थी, 1,40,000 दे चुकी थी और ये भी दवा थी और 2.5 लाख रुपए और मांग रहे थे भी। और उनने जमीन उनकी मतलब उनके नाम पर करवा ली। क्या नाम है महाराज जी का? शंकर। तो सब कुछ सामने है, लेकिन प्रशासन जांच करेगा। तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कर्ज से लगाई है पारिवारिक समस्या से, बल्कि आत्महत्या। तो किसान की खुदकुशी की जांच रिपोर्ट में निकलेगा क्या और उसके बाद होगा क्या, ये इससे भी समझा जा सकता है कि देश में कर्ज में डूबे 9 करोड़ किसानों में से तकरीबन 7 करोड़ किसानों की जिंदगी की चाबी कहीं साहूकार के पास तो कहीं सरकारी बैंकों के पास है और खुदकुशी थमती नहीं। हिमांशु पुरोहित, सागर, आज तक।